हाय फ्रेंड, हाय एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया ही होंगे। हम लोग पॉलिटी का पीटी 65 में 2 क्लास पढ़ चुके हैं। 2 टॉपिक, जैसे कि हम लोग संविधान से संबंधित मुद्दे को देखा, संसद और राज्य विधानमंडल स्थानीय सरकार के प्रणाली को देखा, और आज हम लोग देखेंगे केंद्र और केंद्र राज्य संबंध यानी सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में देखेंगे। बहुत बढ़िया है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे केंद्र राज्य संबंध सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे राज्यपाल की भूमिका क्या होता है इसमें, और ये सबसे पहले कि सुर्खियों में क्यों है। तो कोई भी आप स्टैटिक पोर्शन हम देखते हैं तो 365 करेंट से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन मुद्दे होता है जहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और सब कुछ तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे क्विक रिवीजन करने के रूप में पढ़ रहे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को हम लोग देखेंगे, बाकी इसको स्किप करते हुए देखेंगे। देखते हैं कि सुर्खियों में क्यों है। तो सबसे पहले इसमें है केरल, तमिलनाडु, पंजाब से ने लंबित विधेयकों को लेकर अपने अपने राज्यपालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रुख किया। ऐसा हम लोग कई बार देखने को मिला है कि जब भी क्या बोलता है, केंद्र और राज्य के बीच में कोई बात आता है तो उसको टाल मटोल करके देरी या अनसुना करते रहता है। तो इसमें हमेशा राज्य और राज्यपाल में टकराव होते रहता है। आगे देखने को मिलेगा क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें राज्यपाल के पद के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, तो ये देख लेते हैं। तो विधेयक के संबंध में क्या क्या विकल्प है। तो संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल से सहमति लेना अनिवार्य है। यानी कि राज्य कोई भी कानून पारित करता है या कोई बिल लाता है तो उसको राज्यपाल की अनुमति लेना ही लेना पड़ता है। इस संबंध में राज्यपाल को कुछ विकल्प भी दिया गया है। तो देखते हैं आगे क्या क्या विकल्प दिया हुआ। तो विधेयक के सहमति लेना, क्या अब एक इससे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या राज्य कोई विधेयक लाता है और राज्यपाल से जो अनुमति लेता है तो क्या है ये कानूनी। जब तक विधेयक सहमति देगा तभी ये कानून बनेगा, या विधेयक पर सहमति को रोकना कानून नहीं बनेगा। अगर रोक दिया तो कानून नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है। तो जितनी जल्दी हो सके, अब यहाँ पे क्या कहता है, जितनी जल्दी हो सके विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधेयिका को लौटा देना। अब कोई राज्य कानून बनाता है और राज्यपाल के पास भेजता है तो उसमें राज्यपाल के पास क्या क्या कहता है इस विधेयक को सदन या दोनों सदनों द्वारा संशोधन सहित उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। यानी कि कहने के मतलब ये हुआ कि अगर राज्यपाल उस विधेयक को वापस कर देता है राज्य को, और राज्य बिना कुछ उसमें फेर बदलाव किए पुनः फिर से राज्यपाल को भेज देता है तो वहाँ राज्यपाल बाध्य है अनुमति देने के लिए, उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। हाँ, एक पॉइंट इसमें और ऐड किया है कि संविधान ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं करता है। इस पॉइंट को टू द पॉइंट ध्यान देना है। क्या कहता है, संविधान ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है जिसके भीतर राज्यपाल को विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस करना होता है। लेकिन क्या कह रहा है, उसमें केवल जितनी जल्दी हो सके इस बात पे नोटिस किया गया है, जोर दिया गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि राज्यपाल के पास अगर कोई विधेयक आता है तो वो यहाँ पे कोई टाइम निर्धारित नहीं है कि वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन या 6 महीना में उसको वापस राज्य को करेगा, विधानसभा को कोई समय निर्धारित नहीं किया गया अगर वो वापस नहीं करता है तो। लेकिन लिखा हुआ कि जितनी जल्दी हो सके, वो जितनी जल्दी हो सकता है 5 साल भी लगा सकता है। लेकिन वो रिटर्न कर दिया और फिर से वो रिटर्न करेगा तो उनको बाध्य हो जाएगा देना। विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना, कुछ बातें भी है। तो कोई भी विधेयक जो राज्यपाल के राय में यदि कानून बन जाता है तो हाई कोर्ट की शक्तियों को
इतना कम कर देगा कि वह पोजीशन जिसकी पूर्ति के लिए वह कोर्ट से संविधान द्वारा उपबंध है संकट आ जाएगा। कोई भी आ जाए तो उसको रोकने का संबंध होता है। राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है? राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है? तो सबसे पहले अनुच्छेद 53 है जो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 54 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा, वह इसका उपयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 55 में किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। 161 में क्या है कि राज्यपाल के पास दंड को क्षमा करने, परिहार, लघुकरण आदि की शक्ति भी होगा। किसमें है? 161 में इम्पोर्टेंट हो जाता है। 163 में क्या है? राज्यपाल को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी। हालांकि इस अनुच्छेद में यह भी उल्लेख है कि संविधान या इसके अधीन राज्यपाल से जहां अपेक्षित है उन मामलों में अपने विवेकानुसार कार्य करेगा। इसी तरह 164 है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। 164 में क्या है? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। 213 में राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है और 217 में हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल से परामर्श लिया जा सकता है, किया जाएगा, कुछ भी हो सकता है। हालांकि राज्यपाल से संबंधित न्यायिक निर्णय क्या क्या है? तो कुछ विवाद है जो इसको आप मेंस के रूप में ये मेंस के व्यू से है ये वाली, जैसे शमशेर सिंह वाद 1974, नवाब रोमियो वाद 2016, पंजाब राज्यवाद 2023, उपकुलपति वाद 2023। ये सब सारा क्वेश्चन आपको मेंस में लिखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं विधेयक। विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना। 201 में राष्ट्रपति या तो सहमति दे सकता है या सहमति रोक सकता है। ये राष्ट्रपति महोदय महामहिम पर डिपेंड करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को अपने संदेश के साथ विधेयक को राज्य विधानमंडल को वापस लौटाने का निर्देश भी दे सकता है। ऐसा विधेयक यदि राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष फिर से प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है सहकारी, क्या है? सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत में सहकारी संघवाद महत्व को रेखांकित किया गया। सहकारी संघवाद के बारे में क्या है? तो संघ और राज्यों के बीच क्षैतिज संबंध को प्रकट करता है, साथ ही यह दर्शाता है कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे से ऊपर नहीं। सहकारी संघवाद में परिकल्पना की जाती है कि राष्ट्रीय और राज्य एजेंसी सरकारी कार्यों को संयुक्त रूप से पूर्ण करेंगे, न कि अलग अलग करना है। भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए उपबंधित संवैधानिक प्रावधान भी किया गया है। तो 7वीं अनुसूची समनुसिंहता के सिद्धांत के आधार पर संघ, राज्य और समवर्ती सूची का निर्धारण करता है। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं भी है। राष्ट्र एकीकृत न्याय प्रणाली, यह राज्यों के साथ साथ केंद्रीय कानून को भी लागू करने के लिए उत्तरदायी होता है। अंतर्राज्यीय परिषद, केंद्र और राज्यों के बीच साझा हित के विषय पर चर्चा एवं जांच के लिए संविधान का अनुच्छेद 263 के तहत इसका गठन का प्रावधान क्या करता है? 261 के तहत उपबंधित पूर्ण विश्वास और पूर्ण मान्यता संबंधी खंड भी है। इसके तहत प्रावधान किया गया है कि संघ और प्रत्येक राज्य के सभी सार्वजनिक अधिनियम, अभिलेखों, न्यायिक कार्यवाहियों को देश भर में पूर्ण विश्वास तथा मान्यता प्राप्त होगी। इसी तरह आता है अधिनियम 1956 के तहत सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। वित्त आयोग संघ और राज्य के बीच वित्त
संसाधनों के वितरण की अनुशंसा करने के लिए अनुच्छेद 280 के तहत इसकी स्थापना किया गया। यानी सिंपल में कहेंगे कि 280 में हमारा वित्त आयोग है। अनुच्छेद 269 के तहत जीएसटी परिषद कार्य करती है। भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम क्या क्या है? तो 14वें वित्त आयोग के सिफारिश के बाद केंद्रीय और राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया। ये क्वेश्चन याद रखने की चीज़ है, याद करना है, टू द पॉइंट है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन किया गया। एक और है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना यानी कि उदय के तहत वित्तीय क्षेत्र के बेल आउट संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गया। नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसमिशन इंडिया आयोग यानी नीति आयोग भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग द्वारा विविध कदम उठाए गए, जैसे कि राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर मुख्यमंत्री के उप समूह का गठन, पिछड़े जिलों के विकास के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम, भूमि पट्टे पर देने और कृषि विपणन सुधारों के लिए आदर्श कानून तैयार करना, उत्तर पूर्व राज्य जैसे हिमालय राज्यों और द्वीपीय राज्य क्षेत्रों के विकास के लिए क्षेत्र विशिष्ट पहलें, ये सारे नीति आयोग का है पहल है। कई सारे चीज़ें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बदलाव शुरू करने के लिए मानव पूंजी परिवर्तन संघीय कार्यक्रम है। भविष्य के 3 रोल मॉडल जैसे राज्यों की पहचान करना, उनका निर्माण करना भी शामिल है। अब आते हैं अंतर्राज्यीय सीमा विवाद क्यों सुर्खियों में है। तो असम अरुणाचल प्रदेश दशकों से चल रहे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। अब ये सारे आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं। हिमाचल लद्दाख के बीच में क्या है? मनाली है। हरियाणा हिमाचल के बीच में क्या है? पंचकुला है। गुजरात और राजस्थान के बीच में क्या है? तो मानगढ़ पहाड़ी है। फिर यहाँ हरियाणा पंजाब के बीच में चंडीगढ़ को लेकर है। ये सारा ये जो भी आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। उड़ीसा पश्चिम बंगाल के बीच में क्या है? उड़ीसा पश्चिम बंगाल के बीच में इसके बंगाल के अस्तित्व को लेकर समाप्त करना है। कनिका सैंड महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में क्या? बेलगाम जिले को लेकर है। कर्नाटक केरल के बीच में कौन से है? तो नगर भाग के जहाँ कन्नड़ भाषी लोग रहते हैं दोनों, कासरगोड कर्नाटक केरल। बेलगाम जिला महाराष्ट्र और कर्नाटक। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच में क्या है? तो कनिका सैंड। ये सारा क्वेश्चन पॉइंट में पूछ भी सकता है कौन कहाँ से विवादित क्षेत्र है। फिर यहाँ पे देखते हैं राज्यों के बीच विवाद के समाधान करने के तरीके क्या क्या है। तो न्यायिक निवारण भी है जो सुप्रीम कोर्ट अपनी आरंभिक अधिकारिता के तहत राज्यों के बीच विवाद का निर्णय करता है। संविधान के अनुच्छेद 131 में यह प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट निम्नलिखित विवादों को आरंभिक अधिकार प्राप्त होगी। भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, एक और भारत सरकार और किसी राज्य के बीच तथा दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, इसमें अब सुप्रीम कोर्ट अपना कार्य करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिषद ICJ अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को राज्यों के बीच विवाद को समाधान करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद गठित करने की शक्ति प्रदान है। परिषद की परिकल्पना राज्यों और केंद्र के बीच चर्चा के लिए एक मंच के रूप में की गई। इसके निम्नलिखित कर्तव्य है क्या क्या है? तो राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हैं उनकी जांच करना और उनको सलाह देना, यह है किसका? अंतर्राज्यीय परिषद गठन का काम है। कुछ या सभी राज्यों अथवा संघ और एक से अधिक राज्यों साझा हित के संबंध में विषयों की जांच करना, उन पर विचार विमर्श करना,
या ऐसा किसी विषय पर सिफारिश करना और विशेषतः उस विषय के संबंध में नीति एवं कार्यवाही को बेहतर समन्वय सिफारिश करना, ये हमारा अंतर्राज्यीय परिषद गठित करने का मुख्य कारण है। उसी तरह क्षेत्रीय परिषद होते हैं, जिसे पूर्ण गठन अधिनियम 1956 के अनुसार किया गया। यह सहयोग और समन्वय केवल विचार विमर्श सलाहकारी निकाय है। अब क्षेत्रीय परिषद के बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है। तो इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। इसमें 5 परिषद जैसे होते हैं, जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। इसको 5 को दिमाग में रखिए। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, जिसमें 5 क्षेत्रीय परिषद है। उत्तरी में आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आ जाएगा। अब मध्य क्षेत्रीय में आ जाएगा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। पूर्वी क्षेत्र में बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी और बंगाल, सिक्किम। पश्चिमी क्षेत्रीय में आ जाएगा गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव, दादर नगर हवेली। और दक्षिणी में आ जाएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। इस परिषद को थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय परिषद से अगर पूछ दिया कौन से स्टेट या कौन से केंद्र शासित प्रदेश आ रहा है तो वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। हालांकि ये थोड़ा मेंस में लिखने की क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय जल विवाद, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत कृष्ण जल विवाद अधिकरण 2 के विचार के लिए कई विषयों पर मंजूरी दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट सतलज यमुना लिंक नहर को निर्माण में धीमी प्रगति के लिए पंजाब सरकार को आलोचना भी किया। यानी कि सतलज यमुना लिंक किसका है? पंजाब। अंतर्राज्यीय जल विवाद निपटाने के लिए संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के परिशिष्ट 17 के अनुसार राज्य जल अर्थात जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी एवं तटबंधों, जल भंडार तथा जल शक्ति विषयों पर कानून बना सकते हैं। इस सूची 1 में संघ सूची है और प्रतिष्ठ 56 के प्रावधान के अधीन आता है। यानी सभी पर राज्य सूची का काम करता है, राज्य सूची ही बना सकता है। अनुच्छेद 262 में क्या कहता है? 262 में अनुच्छेद के उपबंध में किया गया संसद कानून द्वारा किसी अंतर्राज्यीय जल नदी या नदी घाटी जल के उपयोग का वितरण या नियंत्रण संबंध में किसी भी विवाद को शिकायत के न्यायिक निर्णय के लिए प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 262 द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए संसद ने निम्नलिखित कानून को बनाया। अब संसद किसको किसको बनाया, अब यहाँ पे देख सकते हैं। रावी और ब्यास जल अधिकार से संबंधित पंजाब हरियाणा है। नर्मदा जल विवाद से संबंधित राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र है। महानदी जल विवाद के संबंधित है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र है। इसी तरह आपका अलग अलग जल विवाद में स्टेट का नाम दिया गया है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, इस कानून के अंतर्गत यदि राज्य सरकार जिसकी किसी अन्य राज्य सरकार के साथ जल विवाद है तो वह विवाद को समाधान हेतु अधिकरण के पास भेजने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध कर सकती है। क्लियर कर रहा है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। अगर 2 राज्यों के पास जल विवाद का चल रहा है तो वो केंद्र को पास भेज सकता है संविधान बोर्ड के। अब नदी बोर्ड अधिनियम 1956, नदी बोर्ड अधिनियम 1956, इस अधिनियम के निर्माण में क्या अंतर्राष्ट्रीय नदियों तथा नदी घाटी के विनियमन और विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा नदी बोर्ड गठन किया गया है। अनुच्छेद 262 सुप्रीम कोर्ट को अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद पर निर्णय देने से रोकता है। क्या कर रहा है? 262 में सुप्रीम कोर्ट को अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद पर निर्णय देने से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ नहीं दे सकता है। हालांकि अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट को अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार देता है।
राष्ट्रीय जल नीति 2012, यह नीति जल की कमी, इसके वितरण असमानता, जल समाधान योजना, प्रबंधन उपयोग, एकीकृत दृष्टिकोण के अभाव जैसे मुद्दे को समाधान करने के लिए लागू की गई है। केंद्र सरकार उस सीमा तक अंतर्राष्ट्रीय नदियों की नदी परिघाटियों का विनियमन एवं विकास कर सकती है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद बंटवारे के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णय 1966 के हेलेंस्की नियम और कैपियोन नियम जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियम का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में देना है। क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय नदियों के जल बंटवारे के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट अपने पहले के निर्णयों में जो 1966 के हेलेंस्की नियम और कैपियोन नियम जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लेख किया था। याद रखना है, हेलेंस्की नियम और कैपियोन नियम किससे है? तो भैया याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल बंटवारे से है। यहाँ पे देख रहे हैं 1966 में हेलेंस्की नियम के प्रत्येक बेसिन द्वारा राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक जरूरतों और समाधान का उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जल के समान न्यायसंगत उपयोग को मान्यता देती है। कैपियोन नियम के अनुसार बेसिन राज्य किसी अंतर्राष्ट्रीय जल अपवाह बेसिन के जल का प्रबंधन न्यायसंगत उचित तरीकों से करेंगे। समझ में आया? बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब आगे देखते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट है, ये क्या है देख लेते हैं। SYL नहर के बारे में। SYL यानी हरियाणा, हरियाणा और पंजाब के बीच रावी और ब्यास नदी के जल को साझा करने के लिए परिकल्पित 214 किलोमीटर लंबी नहर है। SYL नहर 122 किलोमीटर हिस्सा पंजाब और 92 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा को निर्मित है। हरियाणा ने 1980 में SYL नहर के अपने हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर लिया था। हरियाणा ने कर लिया था। इसके विपरीत पंजाब रिपेयरिंग सिद्धांतों और जल के अनुबंधता का हवाला देकर टालता रहा। रिपेयरिंग सिद्धांतों के अनुसार किसी जल निकाय से सटी भूमि के स्वामी को ही उस निकाय को जल के उपयोग का अधिकार होता है। कृष्णा जल विवाद के बारे में आता है। 1959 ISRWD अधिनियम 1956 के तहत कृष्णा जल विवाद अधिनियम का गठन किया गया था और फिर कृष्णा वाटर डिस्ट्रीब्यूट सेकेंड की स्थापना 2004 में किया गया था। अविभाजित आंध्र प्रदेश को आवंटित किया गया। कृष्णा नदी के जल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच वितरित करने के संबंध में किया गया है। कृष्णा पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से किया गया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से होकर बहती थी, बंगाल की खाड़ी में विलुप्त हो जाती थी। 2014 में तेलंगाना के एक अलग राज्य के रूप में गठन होने के बाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना को एक अलग पक्षकार के रूप में शामिल करने के लिए कह रहा है। इसके अनुसार मांग के तहत कृष्णा नदी के जल का बंटवारा 3 की बजाय 4 राज्यों में होना चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र और कर्नाटक का तर्क था कि तेलंगाना का निर्माण आंध्र प्रदेश के विभाजन से हुआ है, इसलिए जल का बंटवारा आंध्र प्रदेश के हिस्से से होना चाहिए। अधिकार दोनों राज्यों के तर्क को अस्वीकार कर लिया गया है। तो आज हमारा टॉपिक 3 कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, 4th में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग 4th पढ़ेंगे, न्यायिक समीक्षा क्या है, न्यायिक जुडिशरी क्या है, इसके बारे में। ओके गाइज, थैंक यू।